का चैनल पर हार्दिक स्वागत। जैसे हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अपना पहला भाग चल रहा था, उसमें अपने कल रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेक्टिफायर का वर्गीकरण। रेक्टिफायर का वर्गीकरण। देखो, हमने जो तीनों कल रेक्टिफायर जो वेव पढ़े थे, फुल वेव, हाफ वेव, दोनों प्रकार के जो ब्रिज रेक्टिफायर, उसमें से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो तीनों को एक साथ हम तीनों की तुलना करते हैं, जिससे किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं वो पता चल जाएगा। तो देखो, यह है क्रम संख्या, वर्गीकरण यहां पे ये होगा हाफ वेव, सेंटर टैप फुल वेव, और आगे है फुल वेव, ब्रिज रेक्टिफायर। इसको साफ कर देता हूं। अब देखिए, पहली जो संख्या है, पहला जो भाग है वो है डायोडों की संख्या के द्वारा। डायोड की संख्या के आधार पर देखो, डायोड की संख्या देखो, डायोड की संख्या हाफ वेव में कितनी होती है? एक। जो सेंटर टैप फुल वेव था, दो प्रकार का था, एक तो सेंटर टैप था, एक ब्रिज रेक्टिफायर था। तो जो सेंटर टैप था उसमें रेक्टिफायर की संख्या कितनी थी, सॉरी डायोड की संख्या कितनी थी? वो थी 2। और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर था, उसमें डायोडों की संख्या थी 4। उसके बाद में देखते हैं 2 नंबर पीआईवी, पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज होता क्या है कि कोई डायोड है, डायोड के रिवर्स बायस में जो दी जाने वाली मैक्सिमम सुरक्षित जो वोल्टेज होती है वो क्या कहलाती है? पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाती है। तो वो हाफ वेव और फुल वेव के लिए अलग अलग होती है। तो जो हाफ वेव होती है उसके लिए होती है जो पीक वोल्टेज होती है उसके बराबर। जो सेंटर टैप फुल वेव होता है उसके लिए होती है 2 गुना पीक वोल्टेज के बराबर। और जो फुल वेव होता है उसके लिए होती है पीक वोल्टेज के बराबर। ठीक है, पीक इनवर्स वोल्टेज हाफ वेव में कितनी होती है? जो पीक वैल्यू होती है वोल्टेज की उसके बराबर। सेंटर टैप में होती है पीक वोल्टेज का जो दुगुना, और फुल वेव में होती है पीक वोल्टेज के बराबर। अब लेते हैं 3 नंबर, डायोड में धारा। तो डायोड में धारा होती है, वो होती है हाफ वेव में तो लोड धारा के बराबर, फुल वेव में होती है लोड धारा का आधा, और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में होती है फुल लोड का आधा, या लोड धारा को 0.5 से गुणा कर दो, एक ही बात है, हाफ का मतलब।
4 नंबर है रिपल फ्रीक्वेंसी। रिपल फ्रीक्वेंसी पहले देखते हैं कि रिपल फ्रीक्वेंसी होती क्या है। देखो, जो हमें आउटपुट में डीसी मिलती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? रिपल फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए कि आप बोलोगे कि भी जो डायोड होता है, जो मान लो हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर, उसमें तो डीसी मिलती है, पूरे इसमें डीसी में फ्रीक्वेंसी होती नहीं है। लेकिन जो फुल वेव और हाफ वेव में जो हमें सप्लाई मिलेगी आउटपुट में, वो क्या नहीं होती है? प्योर डीसी नहीं होती, वो हमेशा कौन सी होती है? पल्सेटिंग डीसी होती है। तो जिसके कारण क्या होता है? पल्सेटिंग डीसी की भी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि उसमें क्या मिलती है? पल्स मिलती है। तो जो आउटपुट में जो हमें पल्स मिलते हैं किसी रेक्टिफायर के, तो जो आउटपुट में पल्स मिलती है उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? रेक्टिफायर के आउटपुट में प्राप्त होने वाली जो सप्लाई है उसकी फ्रीक्वेंसी को किस नाम से जाना जाता है? रिपल फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना जाता है। तो जो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है वो हाफ वेव में तो होती है इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो इनपुट सप्लाई फ्रीक्वेंसी, इनपुट सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर, ठीक है। जबकि सेंटर टैप में कितना होता है? सेंटर टैप में हमेशा होता है जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है उसका 2 गुना। तो इसमें हम ऐसे बोल सकते हैं कि इनपुट सप्लाई कितनी है? 50 हर्ट्ज है, तो इसका मान कितना होगा? 50 हर्ट्ज। जरा आपको दे अलग मान दे रखा है तो आपको कैलकुलेशन करके निकालनी, अगर नहीं देगा तो 50 हर्ट्ज। फिर देखो सेंटर टैप में कितना होता है? सेंटर टैप में और फुल वेव ब्रिज में हमेशा समान होता है। और कितना होता है? जो इनपुट सप्लाई फ्रीक्वेंसी है उसका 2 गुना। इनपुट सप्लाई फ्रीक्वेंसी का कितना होता है? 2 गुना। तो इनपुट सप्लाई फ्रीक्वेंसी का 2 गुने के बराबर। सेम इसमें हो गया, इसमें भी इनपुट सप्लाई फ्रीक्वेंसी के 2 गुने के बराबर, के 2 गुने के बराबर। तो देखिए 5 नंबर है रिपल फैक्टर। तो देखिए रिपल फैक्टर क्या होता है? रिपल फैक्टर बोलते हैं कि जो आपके रेक्टिफायर है उसके टर्मिनल पर जो वोल्टेज का मान होता है आरएमएस वोल्टेज तथा जो रेक्टिफायर के आउटपुट में हमें जो डीसी मिलेगी, डीसी वोल्टेज, उसका अनुपात क्या कहलाता है? भी रिपल फैक्टर कहलाता है। जिसे बोलते हैं किसी रेक्टिफायर के टर्मिनल पर आरएमएस वोल्टेज ओ तथा आउटपुट डीसी वोल्टेज का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? रिपल फैक्टर कहलाता है। रिपल फैक्टर होता क्या है? रिपल फैक्टर क्या होता है कि उससे हमें पता चलता है कि आउटपुट में हमें कितनी शुद्ध डीसी प्राप्त हो रही है, वो मान रिपल फैक्टर बताता है। जितनी शुद्ध हमें डीसी प्राप्त होती है वो किसको इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है कि आउटपुट में कितनी शुद्ध, रिपल फैक्टर बताता है उससे, ठीक है। तो देखो रिपल फैक्टर का जो हाफ वेव में जो मान होता है वो होता है 0.48। कितना होता है? 0.48। और फुल वेव में होता है सॉरी उल्टा, हाफ वेव में होता है 1.11। मतलब ये किस चीज को बताता है कि आउटपुट में कितनी शुद्ध डीसी मिल रही है। तो जितना मान ज्यादा होगा उतनी क्या हो रही है भैया? कम शुद्ध मिल रही है। और जितना मान कम आएगा, परसेंटेज में जितना मान कम आएगा उससे पता चलता है कि आउटपुट में उतनी शुद्ध डीसी मिल रही है। तो
सेंटर फुल वेव में कितनी होती है 0.48 या 40, और फुल वेव में जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसमें भी कितने होता है 0.48। ठीक है भाई, तो देखो इससे क्या पता चलता है, एक बात हमेशा याद रखना कि इससे पता चलता है कि आउटपुट में कितनी शुद्ध डीसी प्राप्त हो रही है, और जितना मान इसका कम होगा उतनी शुद्धता क्या होगी भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो आगे जो हमारा पॉइंट है वो है डायोड की संख्या हो गई, पीक इनवर्स वोल्टेज हो गई, डायोड में धारा हो गई, रिपल फ्रीक्वेंसी हो गई, रिपल फैक्टर हो गया। अब रह गया दक्षता। दक्षता क्या होता है, आउटपुट और इनपुट का अनुपात क्या कहलाता है भी दक्षता कहलाता है। अब रेक्टिफायर है, उससे उसका काम क्या होता है डीसी में चेंज करना। तो आउटपुट में डीसी वोल्टेज मिलती है हमें, तो डीसी वोल्टेज आउटपुट में किसी रेक्टिफायर के द्वारा प्राप्त हुई डीसी वोल्टेज तथा इनपुट सप्लाई एसी वोल्टेज का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है भी दक्षता कहलाता है। क्या कहलाता है दक्षता। तो देखो जो दक्षता होती है वो हाफ वेव की कितनी होती है 41.2%। कितनी होती है 41.2%। और सेंटर टाइप फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर में हमेशा दक्षता बराबर होती है, इनकी होती है 81.2%, इसकी भी 81.2। ठीक है भाई, इसकी कितनी 41.2%, इनकी कितनी 81.2 और 81.2 दोनों की बराबर होती है। तो कितने हो गए 6। और कुछ डायोड की संख्या, पीक इनवर्स वोल्टेज, डायोड में धारा, रिपल फ्रीक्वेंसी, रिपल फैक्टर, दक्षता, पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है भाई, अब देखो एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं। डायोड की संख्या कितनी 1 2 4, पीक इनवर्स वोल्टेज इसमें हाफ वेव में बराबर होगी, लेकिन सेंटर फुल वेव में सेंटर कितने थे पीक वोल्टेज का दुगना, और फुल रेक्टिफायर में पीक वोल्टेज के बराबर। जो डायोड में धारा होगी वो क्या होती है IL। हाँ एक बात और भी, उसे बोलते हैं लोड धारा। जो डायोड में जो धारा चलती है उसे किस नाम से जाना जाता है लोड धारा के नाम से जाना जाता है। और लोड धारा होती है वह धारा जो किसी डायोड में से सुरक्षित रूप से अधिकतम जो सुरक्षित धारा बहती है प्रवाहित की जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है लोड धारा के नाम से जाना। अब एक बात और याद रखना भी कि जो डायोड धारा होती है वो क्या होती है, वो हमेशा ये मान लो आपका पीएन जंक्शन है, डायोड है, जो आउटपुट में जो रिवर्स में जो धारा चलती है वो चलती है इनपुट जो फॉरवर्ड वाइस में जो धारा चलती है उसका 3 गुना। कितना गुना चलती है रिवर्स वाइस में जो धारा वोल्टेज चलती है उसका कितना गुना 3 गुना। फॉरवर्ड वाइस पर ही फॉरवर्ड वाइस में जो धारा चलती है उसका मान, फॉरवर्ड वाइस में धारा चलती है उसका कितना गुना रिवर्स वाइस में चलती है वो 3 गुना चलती है। मतलब रिवर्स वाइस में धारा कितनी चलती है 3 गुना धारा चलती है। तो इसीलिए जो हम डायोड लगाते हैं वो कितना लगाते हैं, किसके हिसाब से लगाते हैं रिवर्स वाइस के हिसाब से लगाते हैं कि इसका क्या नाम चाहिए ब्रेक डाउन ना। ठीक है, क्योंकि अगर रिवर्स वाइस में चलेगी तो डायोड क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा। एक पॉइंट और रह गया वो है आउटपुट में डीसी, आउटपुट डीसी वोल्टेज। तो देखो जो आउटपुट में डीसी वोल्टेज मिलती है वो हाफ वेव में तो मिलती है 0.45 इंटू VRMS। वोल्टेज के RMS मान का कितना 0.45 गुना, और सेंटर टेप में मिलती है 0.90 इंटू VRMS। सेम फुल वेव में है 0.90 इंटू VRMS। तो देखो ये इतने पॉइंट है, ये पॉइंट आपको याद रखने एक एग्जाम की दृष्टि से पूछ लिए जाते हैं। और तीनों का वर्गीकरण है कि किसमें डायोड संख्या कितनी है, किसमें पीक इनवर्स वोल्टेज का मान कितना है, रिपल वेक्टर का मान कितना है, रिपल जो दक्षता होती है वो कितनी होती है, जो आउटपुट में डीसी मिलती है उसका मान कितना होता है,
ठीक है, तो ये मान आप सबको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। तो देखो अब चलते हैं आगे। अब देखो एक क्वेश्चन आया था लड़के का कि बोल रहा था कि जो अर्धचालक होते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन, उनमें जो बाह्य कक्षा इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, फिर भी एक की बैरियर वोल्टेज होती है वो 0.3 होती है, एक की बैरियर वोल्टेज होती है वो 0.7 होती है। क्यों? तो देखो बता देता हूं सभी को कि देखो अपने पास जो डायोड होते हैं, थोड़ा सा पीछे चलता हूं मैं डायोड के बारे में, कि जो डायोड होता है वो दो प्रकार का होता है अर्धचालक के द्वारा। कि देखो एक होता है सिलिकॉन जर्मेनियम डायोड, एक होता है सिलिकॉन डायोड। जो जर्मेनियम डायोड होती है उसकी वोल्टेज का मान होता है 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन डायोड होता है उसके मान वोल्टेज का मान होता है 0.7 वोल्ट। और ये कौन सी वोल्टेज का मान होता है भी? वह वोल्टेज जिसके ऊपर बैरियर आपका क्या हो जाए, टूट जाए, उस वोल्टेज को किस नाम से जाना जाता है? बैरियर पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है, विभव राशि के नाम से जाना जाता है। तो देखिए अब एक बात और देखो कि जो सिलिकॉन डायोड होता है उसकी चालकता कम होती है किसकी तुलना में? जर्मेनियम की। चालकता जर्मेनियम की ज्यादा होती है, लेकिन तापक्रम ज्यादा होता है सिलिकॉन का, अधिक तापक्रम सह सकता है। जिससे क्या होगा देखो मैं आपको बता देता हूं कि यदि सिलिकॉन अधिक तापमान सह सकता है, जिससे क्या होगा, अगर अधिक तापमान सह सकता है जिससे वोल्टेज जो आपकी धारा है वो क्या कर सकती है? भी धारा अधिक प्रवाह कर सकता है, धारा अधिक प्रवाह कर सकता है। कौन? सिलिकॉन डायोड। सिलिकॉन डायोड अधिक तापमान सह सकता है और धारा, जिस तापमान अधिक सह सकता है जिससे धारा अधिक प्रवाह हो। अभी मैंने देखो थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि जो पिक इनवर्स वोल्ट जो धारा जो रिवर्स वाइज में धारा चलती है वो हमेशा फॉरवर्ड वाइज की तुलना में कितने गुना चलती है? अभी धारा 3 गुना चलती है। तो आपको जो डायोड लगाया जाता है वो किसके हिसाब से लगाया जाता है? रिवर्स वाइज के हिसाब से लगाया जाता है वोल्ट, ताकि क्योंकि अगर हम फॉरवर्ड वाइज के हिसाब से धारा के हिसाब से लगा देंगे तो रिवर्स वाइज में धारा चलेगी, ब्रेक डाउन होगा, रिवर्स में चलेगी तो वो तो नष्ट हो जाएगा आपका डायोड। तो ये अधिक तापमान सह सकता है जिससे धारा अधिक फ्लो कर सकता है, और उसके कारण इसका प्रयोग क्या किया जाता है? सिलिकॉन का, जिससे सिलिकॉन का तापक्रम अधिक होता है, जिससे सिलिकॉन क्या किया जाता है? अधिक प्रयोग किया जाता है, जिससे तापमान अधिक, जिसके कारण सिलिकॉन का अधिक प्रयोग किया। तीसरा पॉइंट, जो सिलिकॉन होता है इसका परमाणु क्रमांक जर्मेनियम की तुलना में कम होता है। सिलिकॉन का 14 होता है और जर्मेनियम का 32 होता है। परमाणु क्रमांक कम होने से इसमें स्थिर आयन क्या होते हैं? अधिक होते हैं। इसमें स्थिर आयन क्या होते हैं? सिलिकॉन में अधिक होते हैं। तो देखो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कम, जिससे स्थिर आयन होते हैं। तो इन तीनों प्रयोग के कारण क्या होता है? सिलिकॉन अधिक प्रयोग किया जाता है। अब देखिए बात थी कि जर्मेनियम की जो वोल्टेज होती है 0.7 वोल्ट की होती है, 0. सिलिकॉन की जर्मेनियम की तुलना में ज्यादा अधिक की होती है। तो देखियो
कि क्या होता है कि जो आपका परमाणु जो परमाणु जंक्शन है, इसका मतलब सिलिकॉन का क्या होता है, स्थायित्व अधिक होता है। सिलिकॉन का स्थायित्व क्या होता है, अधिक होता है। स्थायित्व अधिक होता है, जिसके कारण क्या होगा कि जो सिलिकॉन अर्धचालक में जंक्शन बनता है उसका बैरियर मजबूत बनेगा, और मजबूत बनेगा तो उसको वोल्टेज को तोड़ने के लिए वोल्टेज का मान क्या होगा, भी अधिक होगा उसको तोड़ने के लिए। तो इसलिए स्थायित्व अधिक होता है, जिससे बैरियर मजबूत बनेगा और तोड़ने के लिए अधिक वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है। अधिक वोल्टेज की आवश्यकता, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन तो यह था कि सिलिकॉन होता है, उसका अधिक प्रयोग क्यों किया जाता है। तो उसका अधिक प्रयोग करने का कारण क्या है कि इसमें स्थिर आयन होते हैं, इसका परमाणु क्रमांक कम होता है, जिसके कारण इसमें क्या होंगे, स्थिर आयन होंगे। दूसरा पॉइंट कि जो आपका सिलिकॉन होता है वो अधिक तापक्रम सह सकता है और अधिक तापमान सह सकता है, जिसके कारण इसमें धारा का फ्लो क्या कर सकते हैं, अधिक हो सकता है। तो इन दो कारणों के कारण सिलिकॉन का अधिक प्रयोग किया जाता है। जबकि चालकता किसकी होती है, जर्मेनियम की होती है। दूसरा पॉइंट कि सिलिकॉन की बैरियर वोल्टेज 0.7 वोल्ट की होती है, दोनों का अर्धचालक होता है, जिसमें मुख्य इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, क्योंकि जो सिलिकॉन होता है उसका स्थायित्व अधिक होता है, और जिसके कारण क्या होगा, इसके बैरियर का जो जंक्शन के पास जो बैरियर बनेगा वो मजबूत बनेगा, और मजबूत बनने के लिए इसके वोल्टेज होगी, वो वोल्टेज की क्या पड़ेगी, अधिक आवश्यकता पड़ेगी, ज्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी, और जिसके कारण वोल्टेज का मान क्या होगा, सिलिकॉन जर्मेनियम की तुलना में अधिक होगा। तो ये दो रीजन के कारण होता है वो कि सिलिकॉन अधिक और वोल्टेज का मान अधिक होता है, इन दो रीजनों के कारण। अब देखिए एक बात और बता देता हूं कि जो डायोड बनाए जाते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो कम मान का, एक मध्यम मान, और एक उच्च मान डायोड। ये केवल आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर कंपटीशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, तो उसके आधार पर इनको बांटा गया है, ठीक है भाई। तो देखो जो कम मान का होता है वो होता है 1 वाट से कम। जो 1 वाट से कम होता है या इसको बोल दें मिलीवाट। जो डायोड 1 वाट से कम के पावर के होते हैं, पावर के आधार पर बांटा गया है इनको, याद रखना, पावर के आधार या शक्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। तो यदि 1 वाट से कम है या मिलीवाट के हैं तो किस में आएंगे, नहीं, कम मान वाले डायोड आएंगे। यदि 1 वाट से 100 वाट तक के जो डायोड होते हैं, पावर के जो डायोड बनाए जाते हैं, वो किस में आएंगे, मध्यम मान। और वह डायोड जो 100 वाट से ऊपर के होते हैं वो किस में आएंगे, भी उच्च मान डायोड में। तो ये तीनों मतलब कंपटीशन एग्जाम में आए तो उसके आधार पर इनको बांटा गया है। आप याद रखना, कम मान के डायोड है वो 1 वाट के या मिलीवाट में, मध्यम मान होगा वो 1 से 100 वाट तक, और जो उच्च मान के डायोड होते हैं 100 वाट से ऊपर। तो देखो फिर देखो जो डायोड होता है उसका काम क्या होता है, डायोड का 2 काम होता है, तो स्विचिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऑन ऑफ स्विच के रूप में, और एक होता है रेक्टिफिकेशन, ठीक है। जो फॉरवर्ड वॉइस में चलेगा वो ओपन स्विच की तरह काम करेगा, रिवर्स वॉइस में चलेगा वो खुले स्विच की तरह काम करेगा। तो देखो एक एग्जाम क्वेश्चन डालेंगे आपके ग्रुप के अंदर, और सभी बच्चे उस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करके आंसर देंगे,
ठीक है। तो क्योंकि अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, सिर्फ रेक्टिफायर इसमें जो फिल्टर सर्किट है वो बचे हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ये कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ट्रांजिस्टर चलेगा। तो आपको क्वेश्चन पेपर डाला जाएगा, उसको सोल्व करके आपको आंसर देने। तो कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिल्टर सर्किट। तब तक के लिए धन्यवाद।